हेलो गाइस। तो ये चल रहा है हमारा रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के सीवीटी 2 का क्लास, जिसमें हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। और इसमें आपका बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 चैप्टर हो चुका है। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने लिया था वो था आपका 3 फेज मोटर, और अभी जो हम लोग लेने वाले हैं ये है सिंगल फेज मोटर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण विभवांतर बल प्रेरित हुआ है। यह नियम कहलाता है। यह किसका नियम है? यह नियम है लेंस का। ठीक है, कि प्रेरित विभवांतर बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी करंट स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस होता है। यह नियम किसका है? यह है लेंस का नियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सभी एकल फेज मोटर डैश आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर प्रचालित होने के लिए निर्मित की जाती है। तो भारत में जितने भी सिंगल फेज मोटर्स हैं उसको कितने हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बनाया जाता है? तो वो है 50 ± 5 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज ये नॉर्मल है। अब इससे ज़्यादा 5 या कम 5 हो सकता है, यानी 45 to 55 रेंज इसका होता है। तो 50 ± 5 हर्ट्ज। अगला है कि भारत में एकल फेज मोटर्स किस वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए बनाए जाते हैं? तो जो भी हमारे यहाँ पे एकल फेज मोटर्स होते हैं उसको किस वोल्टेज पर चलने के लिए बनाया जाता है? ये है 220 ± 10%। ठीक है, 220 वोल्ट ±10% हो सकता है, उस पर चलने के लिए इनको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग को लाइन डैश किया जाता है, यानी किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो आपको बताना है। तो दोनों वाइंडिंग को लाइन के समांतर में कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? लाइन के समांतर में कनेक्ट किया जाता है। स्प्लिट फेज मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग कैसा होना चाहिए? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग के विसंयोजन होने के पश्चात मोटर केवल डैश। अब आपको फील करना है मोटर केवल किस पर चलती है, कौन से वाइंडिंग पे चलती है? तो मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना कि सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग के विसंयोजन होने के बाद, यानी जो प्राइमरी उसका वाइंडिंग है उससे जब डिटैच हो जाता है तब क्या होता है? तो तब उसके बाद सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे चलता है। जब आपका स्टार्ट हो गया मोटर, उसके बाद रनिंग वाइंडिंग पे चलता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो था आपका वो डिटैच हो जाता है अपने आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ को पहचानिए। तो जो भी दिया हुआ सर्किट आपको इसको पहचानना है कि ये किस तरह का सर्किट है, कौन सा ये सर्किट है, किस तरह का सर्किट है। ये है स्प्लिट फेज मोटर सर्किट। क्या है? स्प्लिट फेज मोटर सर्किट। तो आप इस सर्किट को अच्छे से याद रखो, इसमें कहाँ पे क्या दिया गया है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि कौन सा मोटर का सर्किट है। तो देखो यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूज किया गया मेन वाइंडिंग यहाँ पे है। उसके बाद अब केंद्रीय स्विच यहाँ पे है और स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पे है। रोटर को यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो ये किसका स्ट्रक्चर है? यह है स्प्लिट फेज मोटर का। किसका है? स्प्लिट फेज मोटर का। अगला क्वेश्चन है, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। कितना होगा? यह हमेशा होगा 100 माइक्रोफैराड से कम। कितना होगा? 100 माइक्रोफैराड से कम। सिंगल फेज मोटर में जो कैपेसिटर, अगर वह कैपेसिटर स्टार्ट है, ठीक है, तो उस केस में कैपेसिटर का मान कितना होगा? यह हमेशा 100 माइक्रोफैराड से कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो ब्लोअर जो होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक ब्लोअर है
उसमें किस तरह का मोटर यूज किया जाता है। किस तरह का मोटर होता है, वो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ब्लोअर में किस तरह का मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो एक्चुअली एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ चीजों से नहीं पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको पूछा जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर मोटर सॉरी स्टार्ट मोटर को यूज हम लोग कहाँ करते हैं जनरली, ये यहाँ पे एक आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लोअर, उसके साथ साथ कुछ और चीजें आपको याद रखना है कि जैसे आपका जो बेल्ट चलित पंखा होता है पुराने जमाने में, या कहीं पे मशीनरी वगैरह जहाँ पे हैवी मशीनरी यूज होता है वहाँ पे बेल्ट चलित पंखा होता है, वो ब्लोअर। ड्रायर जो आप हेयर ड्रायर यूज करते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर पंप में भी यूज होता है, उसके बाद वॉशिंग मशीन में भी इस तरह का यूज होता है, कंप्रेसर आदि में भी यही मोटर यूज होता है। यहाँ से 3-4 चीजें हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला तो आपका हो गया ब्लोअर, दूसरा हो गया ड्रायर, ठीक है, तीसरा हो गया आपका पंप वगैरह, पानी वाला जो पंप होता है, चौथा आपका हो गया वॉशिंग मशीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा सकता है वॉशिंग मशीन, और पांचवा है आपका कंप्रेसर, ठीक है। तो इन सारे चीजों में किस तरह का मोटर यूज होता है, ये होता है जनरली जो मोटर यूज होता है ये होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला क्वेश्चन है कि छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाया गया है। यानी एक पंखा का एक समूह है जिसको रिपेयर करने के बाद फिर से लगाया गया है। इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट यानी वोबलिंग पाई गई। अब इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पंखा को रिपेयर करके फिर से लगाया गया, एक ग्रुप है, मतलब बहुत सारा पंखा है। अब उसमें से 2 पंखों में डगमगाहट पाई गई है। इस डगमगाहट का कारण क्या हो सकता है कि पंखे का घूर्णन बल बदल गया हो, ठीक है। घूर्णन बल नहीं, घूर्णन बदल गया हो। यानी देखो, अगर इधर से पंखा मूव कर रहा था तो हो सकता है कि पंखा उल्टा मूव कर रहा हो, कहीं पे उसका थोड़ा सा कनेक्शन इधर उधर हो गया होगा, जिसके कारण से पंखे का घूर्णन बदल गया हो, इस कारण से वह डगमगा रहा है। ये एक कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकर्षण प्रवृत्ति स्टार्ट प्रेरण मोटर में मोटर चलते समय ब्रश क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रतिकर्षण प्रवृत्ति प्रेरण मोटर है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। एक्चुअली में जो रिपल्सन मोटर होता है वो अलग अलग तरह का होता है। 3 तरह का रिपल्सन मोटर होता है। पहला आपका प्लेन रिपल्सन मोटर, दूसरा होता है आपका जो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, और तीसरा आपका होता है इसमें जो होता है रिपल्सन इंडक्शन मोटर, ठीक है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। तो यहाँ आपको दूसरा टाइप का जो होता है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, उसका बात किया जा रहा है कि उस केस में जब मोटर चलता है तो ब्रश के साथ क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है कि ब्रश दिक् परिवर्तक से उठेंगे और यांत्रिकता से दिक् परिवर्तक लघुपथ हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी टर्म यूज किया गया है, तो हो सकता है शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ हो। तो देखो यहाँ पे दिक् परिवर्तक क्या है, ये है कम्यूटेटर, ठीक है, सॉरी कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो होता है इसमें ये बोला जा रहा है कि रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन इन मोटर के चलते समय जो कम्यूटेटर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सबसे पहला आपको ये याद रखना है, कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसका ब्रश जो है वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है ताकि वह अनावश्यक रूप से घिसे ना, ठीक है। इस तरह का अभी जो एडवांस मोटर आ रहे हैं उसमें इस तरह का व्यवस्था किया जाता है कि ब्रश जो है वो ऊपर उड़ जाता है स्टार्ट होने के बाद, और कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण से मोटर आसानी से स्मूथली मूव करता है। जब एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो फिर ये नॉर्मल इंडक्शन मोटर ठीक है, इंडक्शन मोटर की तरह ही यूज होने लगता है और अपना काम उसी तरह से करता है, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक ये आपका है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। लेकिन स्टार्ट होने के बाद जब इसका कम्यूटेटर अलग हो जाता है यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ब्रश जो है वह ऊपर उठ जाता है, इसके बाद ये नॉर्मल इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है। आपका सही आंसर था बी। और दिक् परिवर्तक का आप नाम याद रखना, इंग्लिश नेम, ये क्या है, ये कम्यूटेटर है। अगला क्वेश्चन था आपका कि स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से डैश तक होता है। तो स्लिप रिंग मोटर जो होता है इसका पावर फैक्टर कितना होता है, ये होता है 0.8 से लेकर
0.9 तक। कितना होता है? 0.8 से लेकर 0.9 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच, आपको ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा कैपेसिटर मोटर है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया जाता है? तो वह है अस्थाई कैपेसिटर मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। कौन सा है? अस्थाई कैपेसिटर मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसमें क्या यूज नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह का मोटर को यूज कहाँ पे किया जाता है? जैसे अस्थाई कैपेसिटर मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, इसको यूज कहाँ किया जाता है? तो इसको यूज किया जाता है, देखो नॉर्मली जो आपका छत का पंखा होता है, सीलिंग फैन, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है, इंडक्शन रेगुलेटर में यूज किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक दो चीजें यहाँ से याद रखना है कि छत और सीलिंग वाले फैन में इसको यूज किया जाता है। कौन सा? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसके बाद आपका दूसरा हो गया इंडक्शन रेगुलेटर। क्या है? इंडक्शन रेगुलेटर, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है आर्क वेल्डिंग कंट्रोल में, ठीक है। आर्क वेल्डिंग कंट्रोल, इसमें जो मोटर यूज किया जाता है वो भी किया जाता है इसी तरह का मोटर। अब देखो बहुतों को ये कंफ्यूजन होता है कि कहीं पे कोई मोटर एक से दो जगह यूज किया जाता है। हाँ, किया जा सकता है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। ये है जनरल यूज, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका दूसरा कोई यूज नहीं होता है या उन जगहों पे कोई दूसरा मोटर यूज नहीं होता है। जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर मान लो उस चीज को थोड़ा और अलग तरीके से काम करने के लिए बनाया गया है कोई भी चीज, तो वहां पे दूसरा मोटर भी यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहां यूज नहीं होगा, ये होता है जनरल यूज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था 12 नंबर का? इसमें है अस्थाई कैपेसिटर मोटर जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होता है। 13 नंबर था, निम्न में से किस मोटर में दो कैपेसिटर का समांतर युग्म प्रयुक्त किया जाता है? दो कैपेसिटर का जो पैरेलल जोड़ा है वो यूज किया जाता है। किस तरह के मोटर में? किस तरह के मोटर में ये किया जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में दो कैपेसिटर का समांतर युग्म प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा को डैश द्वारा रिवर्स किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा को किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं? तो इसको रिवर्स या तो मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल के संयोजन को बदलकर किया जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दशा को आप कैसे बदल सकते हो? जैसे इधर से अगर घूम रहा है तो आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो, तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो तो टर्मिनल के संयोजन को बदल दो, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा। या तो आप मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को संयोजित कर दो, तो फिर संयोजन को बदल दो, तो फिर यह उल्टा घूमने लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के मैं बार बार बोलता हूँ, यूज वाला जितना क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से याद रखो। अगर सही हो तो एग्जाम में मार्क्स आने के लिए ये सब क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आसानी से याद भी रह जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा है। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर जो है उसमें किस तरह का मोटर यूज किया जाता है? तो उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। किस तरह का मोटर होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसको करते हैं घर के, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह है, इन सब जगहों पे हम लोग यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत तरह का होता है। इसमें से किस तरह का जनरली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर वगैरह सब में? तो इसमें जो यूज किया जाता है वो है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का जनरली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। अब देखो जो भी ये कैपेसिटर मोटर है, ठीक है, जनरली उसको जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ये है कि शुरुआती दौर में उसको अधिक टॉर्क चाहिए, ठीक है। शुरुआती दौर में यानी प्रारंभिक टॉर्क जो होता है
प्रारंभिक टॉर्क यानी इनिशियल टॉर्क जो होता है इसको रनिंग टॉर्क से अधिक होना चाहिए तो हम लोग इस तरह का मोटर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर बहुत अधिक जरूरत है तो हम लोग यूज कर लेते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को, और अगर इससे थोड़ा कम है तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर को हम लोग भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने देखा रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और एसी में भी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर आपका कंप्रेसर में भी इस तरह का हम लोग मोटर यूज करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कंप्रेसर मैंने दो जगह बोल दिया, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इन मोटर। तो दोनों तरह का मोटर इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें, मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक मोटर जो मैंने बोल दिया सिर्फ वही यूज होता है, ये जनरल यूज है। इस तरह के मोटर हम लोग यूज करते हैं जनरली। आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको तो ऑप्शन से निकालना है ना, आपको तो वहां पे ये नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही मोटर यूज होता है। ऐसा केसेस बहुत कम है जहाँ पे यूज के हिसाब से देखो थोड़ा बहुत अंतर होता है सबके फंक्शनिंग में, लेकिन अगर फंक्शनिंग मैच करता है और उसका पर्पस थोड़ा सा अलग हो तो फिर आप वहाँ पे दूसरा मोटर भी यूज होता है। जैसे मैंने अभी कंप्रेसर का बात किया, वहाँ पे इस दोनों मोटर को यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिवर्ती मोटर है यानी रिवर्सिबल मोटर है। तो जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा रिवर्सिबल मोटर है ये आपको बताना है। यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, स्प्लिट फेज मोटर, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों एक रिवर्सिबल मोटर है। यदि एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए तो वह, अब डीसी सीरीज मोटर को आप एसी सप्लाई से संयोजित कर देते हो तो क्या हो सकता है, उसमें अत्यधिक स्पार्किंग करेगा, ये भी सही है। अत्यधिक निम्न दक्षता प्रदान करेगा, ये भी सही है। निम्न पावर फैक्टर पर गति करेगा, ये भी सही है। यानी एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित कर देते हो तो ये सारे कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपका सही आंसर है डी। अगला है आपका क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है तो उसका कैपेसिटर किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। तो किसके साथ किया जाएगा, ये किया जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉइल वाइंडिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है। कॉइल वाइंडिंग मशीन, इसमें से कौन सा मोटर हम लोग यूज करते हैं। कौन सा मोटर यूज करते हैं, ये करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसको हम लोग कॉइल वाइंडिंग मशीन में यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रेटेड टॉर्क से अधिक होता है या रनिंग टॉर्क से अधिक होता है। अब देखो ये जो मैंने आपको पहले बताया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का यूज हम लोग वहीं करते हैं जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, रेटेड टॉर्क से अधिक होगा। तो ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा टर्नों की संख्या क्या होती है। टर्नों की संख्या क्या होती है, ये अधिक होती है। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसमें स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा अगर हम टर्नों की संख्या को देखें तो ये अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दिए गए किस प्रकार के एकल फेज प्रेरण मोटर को दर्शाया गया है। तो जो भी आपको दिया हुआ डायग्राम इसमें से कौन सा सिंगल फेज मोटर है। मैंने बताया था बहुत तरह के सिंगल फेज, जितना भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब सिंगल फेज मोटर ही है। तो ये वाला जो भी दर्शाया हुआ है आपको ये कौन सा है, तो ये आपका कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कौन सा है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये किस तरह का डायग्राम इसमें बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका एकल फेज एसी सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आपका रनिंग वाइंडिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे एक यूज किया गया कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे यूज किया गया रोटर। इस तरह का अगर डायग्राम है तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का। किसका होगा, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपूर्ति वोल्टेज को निर्धारित मान से कम कर दिया जाए
तो अस्थायी कैपेसिटर मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? अगर आप आपूर्ति वोल्टेज, जो आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो, इसको निर्धारित मान से आप कम कर दो, तो अस्थायी कैपेसिटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो है, इसके घूर्णन गति पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका घूर्णन गति घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटरों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का निर्धारण डैश के 3 गुना के बराबर होना चाहिए। सिंगल फेज मोटरों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का निर्धारण किसके 3 गुना के बराबर होना चाहिए? तो किसके 3 गुना के बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए फुल लोड धारा के 3 गुना के बराबर। फुल लोड धारा के 3 गुना के बराबर होना चाहिए फ्यूज किसका? तो सिंगल फेज मोटर का, ताकि वह सुरक्षित रह सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। इसमें एक क्लास हम लोग का और होगा, फिर ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।